जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा बसाए गए इस अवध क्षेत्र से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ कि आज के शुभ दिन पर आप एक संकल्प लेंगे और इस संकल्प के तहत आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम एक रोशन करेंगे और इसके साथ साथ हमारा भी नाम आप रोशन करेंगे। अच्छी से आप पढ़ाई करेंगे, अच्छी से मेहनत करेंगे। जिस तरीके से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी अच्छे तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। यकीनन भारतीय इतिहास में आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज शायद वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया था। आइए, हालांकि इस पर चर्चा फिर हम कभी करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक, उस टॉपिक की हम चर्चा करते हैं आपसे, उस टॉपिक के बारे में आपसे पढ़ते हैं। आ जाइए, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। आ जाइए, सारे लोग लाइव कनेक्ट हो जाओ। देखिए, आज परमाणु की अवधारणा का पार्ट 11 यानी 10 वीडियो आपको दिया जा चुका है और इस 10 वीडियो के बाद आज ये 11वां वीडियो आपको दिया जा रहा है। हालांकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आप नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। कई सारे बच्चों ने नोट्स कर भेजा था। रमेश चौरसिया हो गए, प्रिया गुप्ता हो गई, विक्रांत सिंह हो गए, श्वेता श्रीवास्तव हो गई, आस्था यादव जी का नोट्स देखिए बहुत ही अच्छा था। जिस तरीके से आस्था जी ने नोट्स बनाया है, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा नोट्स आस्था यादव जी का है। बाकी आप सभी का भी नोट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनुपम यादव जी ने भी नोट्स भेजा था। चलिए, उम्मा जी इनका नाम हम भूल गए हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे, क्षमा चाहता हूँ उनसे, क्योंकि कई सारा नाम मुझे याद नहीं है। कई सारे बच्चों ने नोट्स भेजा था। सारे लोगों का नोट्स बहुत ही अच्छा है, बहुत बखूबी है, बहुत अच्छे तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, कहाँ तक की बातें मैंने आपको बताया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तक की बातें मैंने आपको बताई थी कि कैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, आपने वैसा ही नोट्स लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अपने लैंग्वेज में आपने उस तरीके से नोट्स लिखा है, बहुत खुशी की बात यह है। कई सारे बच्चों ने नोट्स भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये नोट्स कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई के प्रति। आप क्या है, सीरियस है, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते हुए खेलते हुए। देखिए, पढ़ाई को आप बोझ मत लीजिए, पढ़ाई को एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आप इसको अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, यकीन मानिए आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी और आप हंसते खेलते हुए सारा कुछ सीखते हुए चले जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री में हमको नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। केमिस्ट्री आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। क्यों भाई, केमिस्ट्री में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है केमिस्ट्री में, और नहीं होगी, लगा कभी नहीं होगा। 2 साल आप अगर हमसे पढ़ेंगे, 12th तक पढ़ेंगे, ऐसे हंसते खेलते आपको पढ़ा देंगे, आपका नंबर भी आ जाएगा बढ़िया, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, भगवान श्री राम जी का जो एक आशीर्वाद है कि जो पढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन में भी फंस जाता है, पेपर में भी आ जाता है, साथ साथ वो चीज़ें बच्चों को समझ में भी आ जाती है और बच्चे इसी केमिस्ट्री को अपनी लाइफ बना लेते हैं। जब तक ग्रेजुएशन तक करते हैं वो केमिस्ट्री नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए, इसी के तहत जो ईश्वर ने केमिस्ट्री का जो नॉलेज हमें दिया है थोड़ा मोड़ा, उसी को मैं आपके साथ बांटता हूँ। आइए, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हमें दोष पढ़ने हैं। क्या पढ़ने बताइए? दोष। जैसे किसी का गुण होता है वैसे किसी का दोष भी होता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमारे अंदर भी कुछ दोष होगा, कुछ आपके अंदर भी होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ चलो देखिए, इनका जो पहला दोष था बच्चों, ये था कि ये मैक्सवेल का, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, ध्यान समझेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत, मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत का व्याख्यान न कर सका। क्या होता है सिद्धांत, अभी हम बता रहे हैं। पहले ये देखिए, आप कहेंगे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के बारे में न बता सका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के बारे में नहीं बता पाया। ठीक,
क्या होता है विद्युत गतिकी सिद्धांत? देखिए, विद्युत गतिकी सिद्धांत वही चीज जैसे कल मैंने आपको बताया था, इनका मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत देखिए क्या है, या अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इनका सिद्धांत ये था, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इन्होंने कहा कि कोई परमाणु है, परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बताइए, घूम रहे हैं। परमाणु नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो क्या होगा, मतलब इन्होंने ये बताया जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा क्या हो जाएगी बताइए, नष्ट हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक पे गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक पे गिर जाएगा तो बताइए परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये नहीं बता पाए कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ये चीज ये नहीं बता पाए। समझ में आ रहा है ना? आप कहेंगे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत की व्याख्या न कर सका, विद्युत गतिकी सिद्धांत की व्याख्या न कर सका। ये देखिए, फिर आप लिखेंगे इनका सिद्धांत क्या था। इनका सिद्धांत ये है, यदि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाते लगाते इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नाभिक क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नाभिक में गिरेंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस वजह से ये परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या न कर पाया और इनका सिद्धांत क्या हो गया बताइए, फेल हो गया। ठीक ना? अभी आप कहोगे सर कल तो आपने बताया था कि अपकेंद्र बल काम करता है। हाँ, अपकेंद्र बल जो है इन्होंने नहीं बताया था। अपकेंद्र बल तो बाद में बताया गया कि हाँ क्यों नहीं गिरता, मैंने आपको बता दिया था। इसका रीजन मैंने आपको बताया, वो आगे की चीज है। अपकेंद्र बल वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, वो आगे का था। लेकिन मैंने आपको रीजन कल इसलिए बता दिया था कि अपकेंद्र बल काम करता है। ये अगर यही चीज ये बता देते कि अपकेंद्र बल काम करता है तो इनका सफल हो जाता, लेकिन ये नहीं बता पाए। समझ आ रहा है ना? सिद्धांत मैक्सवेल का जो विद्युत गतिकी सिद्धांत था उसको ये नहीं बता पाए, क्यों इलेक्ट्रॉन नाभिक पे नहीं गिरता, यही चीज नहीं बता पाए थे। और ये चीज बाद में जब निष्कर्ष निकला तो बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक वैसे नहीं गिरते हैं क्योंकि वहां पे अपकेंद्र बल काम करने लगता है। बस समझ आ रहा ना? तो यही इसका पहला टॉपिक था, मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत। और सिद्धांत क्या होता है मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से लिख ले जाएंगे। ये पहला दोस्त है इनका। बताइए, यहाँ तक सीसी है पूरा? यहाँ तक बातें अगर हमारी क्रिस्टल क्लियर हो तो आगे चला जाए। चलिए, बहुत सरल है, कुछ है नहीं केमिस्ट्री। आप पढ़ भी रहे हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बस ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। पूरी तैयारी केमिस्ट्री की हो जाएगी, मेरा विश्वास आप मानिए। आपको केमिस्ट्री में कभी कोई हरा नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज रखिए आप। ये मेरा चैलेंज है आपसे कि अगर आपको केमिस्ट्री में कोई पीछे कभी कर ही नहीं सकता। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं मेरे साथ जुटकर, हाँ, आपको केमिस्ट्री में कभी कोई हरा नहीं सकता, ये जान लीजिए। चलिए, अब देखिए दूसरा जो इनका परमाणु मॉडल था, दूसरा ये था कि इनका जो परमाणु मॉडल है वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। आप लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले, एकल माने जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हम बता रहे हैं, एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। एकल इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, बाद में उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक के इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है कि दो होता है? आप कहोगे सर एक ही तो होता है, बताओ। जब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसी को कहेंगे एकल परमाणु। कैसा परमाणु कहेंगे बताइए? एकल परमाणु। यानी इसी की स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। स्पेक्ट्रम आप लिख लीजिए, बस कुछ ही दिनों बाद हम आपको स्पेक्ट्रम टॉपिक पे लेकर चलते हैं, कल या परसों के टॉपिक पर, ठीक ना? तो वहाँ पे हम स्पेक्ट्रम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे और इतने अच्छे तरीके से बता देंगे कि स्पेक्ट्रम से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है ना? बस थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, अभी स्पेक्ट्रम जान लीजिए, बाकी का हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो रदरफोर्ड का जो दूसरा दोस्त था वो क्या था बच्चों? वो ये था कि इनका जो परमाणु मॉडल था वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। एकल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। चलिए,
केमिस्ट्री देखिए आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के टेंशन आप मत लीजिएगा, बस फिजिक्स भी कुछ ही दिनों बाद आपकी स्टार्ट होने वाली है। अतुल सर जल्द ही आने वाले हैं और जैसे ही वो आ जाएंगे पेपर देकर, जैसे फ्री होंगे तो फिजिक्स की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट कराई जाएगी, ठीक ना। फिजिक्स के लिए भी आप परेशान मत होइए, जो ईश्वर ने हम लोगों को जो नॉलेज दिया है वो नॉलेज हम आपको पूरा देंगे, आप उसके लिए परेशान ना होंगे। चलिए हो गया। चले, तो ये बच्चों इनके दो दोस्त थे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ये दो दोस्त थे। पहला मैंने बताया मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत, और दूसरा क्या था, एकल इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन दोनों की व्याख्या नहीं कर सके, इसी वजह से इनका ये दोनों क्या था बताइए, ये दोनों इनका सबसे बड़ा क्या था, दोस्त था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, आपको सब समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा। चलिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है परमाणु क्रमांक। अगला जो हमारा टॉपिक है बताइए क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक अब हिंट डालेंगे, रफ में ही हेडिंग इसे डाल लेंगे, एटॉमिक नंबर। देखिए आप ये जानिए, देखिए पहले क्या होता था जानते हैं, पहले जो इंटर के टीचर होते थे वो लेक्चर ही देते थे, वो कभी नोट्स नहीं लिखवाते थे बच्चों को, वो केवल लेक्चर देते थे, बच्चे खुद नोट्स बनाते थे। बस हम आपको जान लीजिए एक अच्छे तरीके से लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, आप लेक्चर्स को सुनिए और सुनने के बाद उसका आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। हाँ, अगर आप नहीं, देखिए जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाएंगे वो हमको मैसेज लिखकर भेज देंगे, सर हमको नोट्स दे दीजिए, तो उनको नोट्स भी दे दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे कई टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एवरेज से मान लीजिए कम है, मान लीजिए कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी परेशान नहीं होंगे, वो हमसे एक ही बार जैसे कहेंगे सर नोट्स दे दीजिए, उनको हम नोट्स भी दे देंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो अच्छे से बनाते रहेंगे। चलिए, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बताइए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है, ये परमाणु होता है, और ये परमाणु का बीच वाला भाग क्या है बताइए, आप पूरे अच्छे तरीके से जानते हो। परमाणु के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक में आपको क्या पाया जाता है बताइए, इस नाभिक में आपको प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं कहेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, आप कहेंगे प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। बताइए, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को जेड से लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को जेड, जेड फॉर जेब्रा नहीं तो चकतीदार घोड़ा जेब्रा पढ़ो, जेब्रा पढ़े थे ना कक्षा 1-2 में पढ़े थे, LKG UKG में, अब यहाँ नहीं पढ़ना है। जेड फॉर परमाणु क्रमांक यहाँ कहेंगे, परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या होगा, इनका सूत्र होगा जेड बराबर पी, जेड बराबर पी, यानी जितने प्रोटॉन वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका परमाणु क्रमांक हो जाता है। आप लिखेंगे जेड बराबर पी, जेड बराबर पी। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं और अगली हेडिंग हम डालते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। चलिए देखते हैं, बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। ये नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है बताइए, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या,
द्रव्यमान संख्या क्या होगा? द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होता है, यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग वही उसका क्या कहलाता है? वही उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। देखो प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का क्या? दोनों की संख्याओं का योग। योग है कि नहीं है बताइए, है ना? कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉनों की संख्या और किसकी संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्याओं का क्या जो योग होता है वही क्या कहलाता है? वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और द्रव्यमान संख्या को हम ए से लिखते हैं, ए फॉर एप्पल वाला नहीं, ए फॉर बस ए माने एटॉमिक मास। द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त किया जाता है, यानी ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन लिख लीजिए, ए बराबर पी प्लस एन। चलिए चलिए ए बराबर पी प्लस एन हो गया। अच्छा पी को ही अभी आप क्या लिख रहे थे? पी को आप जेड कह रहे थे नहीं कह रहे थे बताइए? अरे भैया अभी आपने कहा परमाणु क्रमांक जेड बराबर पी, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। तो देखो ए बराबर पी प्लस एन है, ए बराबर पी प्लस क्या है? एन है। तो बताओ जब पी बराबर जेड होता है तो क्या हम इसके जगह पे ए बराबर जेड प्लस एन नहीं लिख सकते? क्या दिक्कत है बताओ? क्या हम इसके जगह पे ए बराबर जेड प्लस एन नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए। ऐसे लिखेंगे ए बराबर पी प्लस एन, अभी आपने लिखा है, फिर लिखेंगे चूंकि जेड बराबर पी, चूंकि जेड बराबर पी के इसलिए ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन। ए बराबर जेड प्लस एन। चलिए क्लियर ना? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, कैसे आपको क्या करना है देखिए। एक क्वेश्चन है कि एक तत्व है, आप क्वेश्चन लिखेंगे एक तत्व है, एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या, जिसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 45 है। एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या 45 है और इसका परमाणु क्रमांक, और इसका जो परमाणु क्रमांक जेड है वो कितना दिया है? वो 20 दिया है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। हमें बताना है प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। फिर से देखिए एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या 45 है, एक तत्व है, क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या 45 है, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 20 है। तो इसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो दो अलग अलग है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। चलिए देखिए क्या क्या दिया है हमें। ए दिया है, ए कितना दिया है बताइए? 45। ए कितना दिया है? 45 दिया है। और परमाणु क्रमांक जेड कितना दिया है बताइए? तो आप कहोगे सर जेड हमें दिया है कितना? 20 दिया है। तो हमें क्या बताना है? हमें प्रोटॉन और क्या बताने हैं? न्यूट्रॉन बताने हैं। तो देखिए सूत्र लगाइए। सूत्र अभी क्या होता है? हमने पढ़ा है ए इक्वल टू क्या? जेड प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक यही तो होता है। ए कितना है? 45, जेड कितना है? 20 प्लस क्या? एन। अब 20 को इधर कर दीजिए, 45 में से 20 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 होगा कि नहीं होगा? तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी बताइए? न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी कितनी? 25। इतना तो कर ही ले जाएंगे यार। अरे ये एन है, 45 में माइनस 20 कर देना, एन का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई बताइए? एन का जो मान आया वो 25 आया कि नहीं आया बताइए? कहने क्या मतलब है देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ए इक्वल टू 45 था और जेड कितना है बताइए? जेड 20 था प्लस क्या था? एन था। कहने क्या मतलब है? आपको क्या करना था? आपको केवल करना था 45 और क्या माइनस 20 बराबर क्या? एन के। तो 45 में से 20 गया क्या? 25, 25 बराबर क्या? एन। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 25। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 25।
ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 25। अब हमें और किसका बताना था, प्रोटॉन भी बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जेड इक्वल टू किसके, पी के, जेड इक्वल टू किसके, पी के। और जेड कितना दिया है बताइए, जेड कितना है, तो आप कहेंगे सर जेड 20 है, जेड कितना है 20, तो 20 बराबर पी, यानी पी कितना हो गया, पी 20 हो गया। और न्यूट्रॉन कितना हो गया बताइए, न्यूट्रॉन आपका 25 हो गया, 20 और 25, आंसर आएगा 20 और 25। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। चलिए क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का ही है। आप लिखेंगे कोई तत्व है जिसका जो द्रव्यमान संख्या a है, कोई तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या, कोई तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या 50 है, 50 है, 50 है, परमाणु क्रमांक 22 है, परमाणु क्रमांक 22 है, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पी और एन की संख्या बतानी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग करके हमको भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई तत्व है, कोई तत्व x है और इसका द्रव्यमान संख्या जो z, इसका द्रव्यमान संख्या, कोई तत्व x है, इसका द्रव्यमान संख्या 30 है, 30 है। न्यूट्रॉन की संख्या, कोई तत्व x है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई तत्व x है जिसका द्रव्यमान संख्या 30 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 25 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 25 है। तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई तत्व x है जिसका द्रव्यमान संख्या 30 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 25 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक ना, अभी यहाँ नहीं, आराम से लगाइएगा और लगाने के बाद तब हमारे पास सेंड कीजिएगा। बताएं, देखिए चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग हैं चैनल को क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल का मैं कमेंट्स आपका ले लेता हूँ। प्रिया गुप्ता जी का कमेंट्स है, थैंक यू सर जी, सभी टॉपिक क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। हरिओम मौर्य का कमेंट है, थैंक्स, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम मौर्य थैंक, सुपर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक अभी, अच्छा हमारे नाम राशि, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ फोटो देखो हीरो वाले लगे अभिषेक अभी, अच्छा अभिषेक, इसके बाद अभी भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, सुपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम ही मतलब धन्यवाद, हमारे ही नाम राशि। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ रमेश चौरसिया, थैंक यू सर, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था यादव सीसी, चलिए वाह सर जी गजब, अच्छा बहुत अच्छा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अच्छा ठीक है, रमेश जी हमारी तरफ से बोले हैं, चलिए बहुत धन्यवाद सभी को। और चलिए ठीक है, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने जिस हिसाब से कमेंट किया बहुत अच्छा लगा जो है, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे बताइए, ये क्वेश्चन अच्छे से क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अच्छे से इसको क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक का टॉपिक आज हम रखते हैं, फिर कल मिलते हैं इसी एक नई ऊर्जा के साथ, इसी नए उत्साह के साथ, इसी एक नए एनर्जेटिक पावर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।